नमस्कार दोस्तों। 5 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हमारा 25वां दिन है। तो कल के प्रश्नों के उत्तर हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं क्या थे, और फिर आज के 5 प्रश्न देखेंगे। तो कल का हमारा जो पहला प्रश्न था, देखिए कल हम लोग 100 प्रश्नों के बाद हम लोगों ने एक से फिर से शुरू किया है ना, तो 100 प्रश्न हो गए थे 20वें दिन। तो आज हमारा 5वां दिन है उसके बाद, तो आज 25 प्रश्न हो जाएंगे टोटल। तो कल हमारे जो प्रश्न थे वो 16वें से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 16 नंबर से। तो कल का हमारा जो पहला प्रश्न था वो ये था, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। तो इसमें देखिए, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत लाए गए चीता केवल दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, जिनकी संख्या 12 थी। ये गलत है। पहले नामीबिया से 8 लाए गए थे, फिर उसके बाद 12 जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, गैलापागोस द्वीप यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल था जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड जो है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में इसकी अवस्थिति है। ऐसे करके जो है ये ग्लोब पे है। आप इसकी लोकेशन को एक बार देख लीजिएगा मैप पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये गलत है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित नहीं है। हाँ, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा तीसरा दोनों सही है, पहला गलत था। चौथा देखिए, तुंगनाथ मंदिर गढ़वाल में हिमालय में स्थित है, जो पंच केदार में एक है। बिल्कुल, पंच केदार जो है ये 5 मंदिरों का एक समूह है। इसको आप सर्च करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, पंच केदार। देखिए, अभी इनके एक्सप्लेनेशन इसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन आज से जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने शामिल कर दिया है। इवन अब अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा, क्योंकि टॉपिक आपके डिटेल में कवर हो जाएंगे लास्ट ईयर यूपीएससी से आए हुए जो भी हैं, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन में तो आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा ही होता है, लेकिन हमने जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है डाल दी है। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ उतनी इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक के बारे में देखते चलेंगे, और फर्दर इसमें भी एक्सप्लेनेशन को मैं शामिल करूँगा, ठीक है। तो तुंगनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय में स्थित है, जो पंच केदार में एक है, ये भी सही है। तो इसमें 3 कथन सही हैं, दूसरा तीसरा और चौथा। पहला कथन गलत था, नामीबिया से भी चीते लाए जाने हैं, और अगले जो है 10 साल तक ऐसा तय है कि हर साल 5 से 10 चीते लाए जाएंगे, जब तक कि भारत में स्थायी रूप से कम 35 संख्या नहीं हो जाती चीतों की। 17वां प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए को सम्मिलित कर दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये बिल्कुल सही है। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 239 ए को जो है सम्मिलित किया गया संविधान में, और दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दूसरा देखिए, एशियाटिक चीता वर्ष 1952 से भारत में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित हुआ है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। देखिए, चीते 2 तरह के होते हैं, एक एशियाटिक चीता होता है, एक अफ्रीकन चीता होता है। एशियाटिक चीता जो है वो थोड़ा छोटा रहता है, तो अफ्रीकन चीता जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और एक वीडियो में जो है अब ये नहीं ध्यान है कहाँ पे बोला है, लेकिन उस बोलते बोलते मैं ये बोल गया हूँ कि नामीबिया जो है अफ्रीका के उत्तर में ये देश है, या तो शायद जो है प्रोजेक्ट चीता को डिस्कस करते समय बोल गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नामीबिया जो है वो दक्षिणी हिस्से में है अफ्रीका के, जहाँ आपको कई देश मिल जाएंगे। नामीबिया है, वहीं पे बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी जो है देश पड़ते हैं। वहीं आसपास में लेसोथो, स्वाजीलैंड, ये सब छोटे छोटे देश हैं। तो नामीबिया दक्षिण का देश है, और नामीबिया में मरुस्थल भी है, तो नामीबिया के मरुस्थल के नाम से ही देखा जाता है। अगर आप जो है मैप खोल के देखेंगे स्कूल एटलस में, तो अफ्रीका का फिजिकल मैप देखेंगे आपको, तो ये सब चीज़ें आपको हम मिल जाएंगी। और आप देखिए, एशियाटिक चीता गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, जबकि अफ्रीकन चीता सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल सही है कि एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि ईरान में बचे हैं केवल, और वो भी 100 से कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जबकि अफ्रीकन चीता जो है अच्छे खासे 10,000 से ऊपर हैं अभी अफ्रीका के अंदर। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही हैं अभी तक। और चौथा देखिए, चीता की औसत आयु 10 से 12 वर्ष तथा गर्भधारण प्रायः अधिकतम 93 दिन का होता है। तो ये भी एकदम सही है। चारों कथन इसके सही थे, तो उपयुक्त सभी सही हैं। ये ध्यान रखिएगा एक बार, हाथी के गैस्टेशन पीरियड को, हालांकि उस समय हाथी मारा गया था केरल में, पटाखा रख के उसके मुंह में। वहाँ क्या करते हैं, खेत में आता है हाथी तो उसको मारने का जुगाड़ कर देते हैं पहले से ही,
कि पटाखा वटाखा रख देते उसके मुंह में आसपास, तो बेचारी की डेथ हो गई थी। और शायद वो गर्भवती था, गर्भवती हथिनी थी, तो उसको लेकर के फिर यूपीएससी ने जो है हाथी के ऊपर पूछा था और स्टेटमेंट ही बना लिया था सीधा उसके गर्भ धारण करने के दिनों के ऊपर। हालांकि सामान्य स्टेटमेंट था, क्वेश्चन अगर कोई पढ़ता तो डील कर ले जाता उसको। 18वां क्वेश्चन देखिए आप, जो कल का था हमारा, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जो कि संवैधानिक संस्था है। तो ये तो सही है कि एनटीसीए द्वारा ही किया जा रहा है, उसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये वैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है। दूसरा देखिए, हुलॉक गिबन भारत में, संवैधानिक और वैधानिक का अंतर तो आप लोग जानते ही होंगे। जो किसी अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है संस्था उसको कहते हैं संवैधानिक, अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है उसको कहते हैं वैधानिक, लीगल। और जो संविधान में जिस संस्था का उल्लेख हो उसको कहते हैं संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल में यही अंतर है कि जो बाय द लॉ जनरेट हुई है वो लीगल है, और जो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके अलावा फिर संविधानेतर भी होती हैं। तो संविधानेतर संस्थाओं में आप देखेंगे वो ना तो जो है अधिनियम से बनती हैं ना संविधान से बनती हैं, वो कार्यपालिक प्रस्तावों के द्वारा बन जाती हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, मीन्स जो सरकार होती है वो बना देती है, कार्यपालिक प्रस्तावों का मतलब ये है। दूसरा, हुलॉक गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र एप है, परंतु उनकी दो श्रेणियां हैं, एक पूर्वी हुलॉक गिबन और एक पश्चिमी हुलॉक गिबन। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि भारत में सिर्फ एकमात्र एप की, दुनिया में टोटल एप की 20 प्रजातियां हैं, उसमें से भारत में सिर्फ एक प्रजाति पाई जाती है। और लेकिन उसकी दो श्रेणियां हैं यहाँ भारत में। तो एक श्रेणी जो है पूर्वी हुलॉक गिबन है और एक जो है पश्चिमी हुलॉक गिबन है। तो आप समझ रहे होंगे पूर्वी हुलॉक गिबन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में रहता है और पश्चिमी जो है वो इधर ही हिमालयी राज्यों में ही आपको मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ग्लोबल गिबन नेटवर्क की पहली बैठक वर्ष 2022 में चीन में हुई थी और इस वर्ष भारत में इसकी दूसरी बैठक होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी पहली बैठक 2023 में चीन में हुई है, अभी कुछ ही समय पहले हुई है, इसी वजह से स्टेटमेंट डाल दिया था। और ग्लोबल गिबन नेटवर्क जो है ये उन देशों का समूह है जहाँ पर हुलॉक गिबन की प्रजाति पाई जाती है। आपको बताया था ना कुल 20 प्रजातियाँ होती हैं, तो 20 प्रजातियाँ जहाँ जहाँ पाई जाती हैं उन देशों का समूह है ग्लोबल गिबन नेटवर्क। ठीक है। और तो भारत में दूसरी नहीं, अभी 2023 में पहली ही बैठक हुई है और चीन में ही हुई है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा, पहला भी गलत था। ठीक है, तो दूसरा केवल अभी तक सही है। चौथा देखिए, भारत में उनकी संख्या पर्याप्त होने के कारण इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सुरक्षा का दर्जा पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित है। किसका? हुलॉक गिबन का। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनको जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, पहले से भारत में है, पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कमी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19, भारत व यूरोपीय यूनियन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता 2016 में हस्ताक्षरित हो चुका था और अब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते हेतु बातचीत चल रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते हेतु बातचीत अभी नहीं चल रही है। देखिए ऐसा है कि दो देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध होते हैं, आर्थिक संबंधों का अपना एक जो है लेवल होता है। तो आप एक तरीके से ये समझिए कि कई एग्रीमेंट्स हैं, उसके बाद जैसे पहला एग्रीमेंट होगा दोनों देशों के बीच में होगा तो पीटीए होगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें जो है एक लिस्ट बनाई जाती है, आप उसको कह सकते हैं पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें जो सामान रखेंगे उसके ऊपर जो है कम टैक्स लगाया जाएगा या कम टैरिफ लगाए जाएंगे। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो है एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई जाती है कि इन सामानों पर जो है कम टैक्स लगेगा अगर आप हमारे यहाँ अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस पे बातचीत हो रही है यूरोपीय यूनियन के साथ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि उसमें निगेटिव लिस्ट बनाई जाती है कि ये सामान जो है इन्हें छोड़कर बाकी सामानों पर जो है आपको टैक्स या टैरिफ कम लगेंगे, लेकिन ये जो सामान लिस्ट में रखे गए हैं इन पर ऐसा कम टैरिफ वाला प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि पीटीए जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें पॉजिटिव लिस्ट बनाई जाती है और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें निगेटिव लिस्ट बनाई जाती है। फिर उसके बाद जो है अगला स्टेप होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसको सेशा बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है
सेपा बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अब देखिए जो सेसा है और जो सेपा है मींस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में और कोऑपरेशन एग्रीमेंट में। कोऑपरेशन में क्या है कि किसी एक फील्ड तक ही जो है लिमिटेड रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है कई सारे फील्ड इंक्लूड हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कई सारे फील्ड शामिल हो जाते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है 2022 में यूएई के साथ भारत ने साइन किया था। उसके बाद से ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी आया ही ना बात कि $85 बिलियन ट्रेड हो गया है यूएई के साथ में, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि अगला कुछ टाइम में $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक सेकंड हम आपको जो है इसको मैप उससे देखते हैं, एक तस्वीर से दिखाने की कोशिश करते हैं, आप और भी चीज़ें समझ लीजिए। ये देखिए आप तस्वीर से देख लीजिए कि सबसे पहले होगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए, फिर उसके बाद होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद सीईसीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे नहीं रखा है, लेकिन ये सीईसीए के ठीक एक ऊपर लेवल का हो गया। मीन्स उसमें क्या कई सारे फील्ड शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब ये होता है कि आसपास के 2-3-4 देश मिल करके आपस में जो है व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेते हैं कि हमारे बीच में कोई भी सामान आएगा जाएगा तो उसमें जो है किसी तरीके की बाधा नहीं, मीन्स किसी तरीके के टैक्स टैरिफ वगैरह, मीन्स सब जगह एक सा प्रोविज़न रहेगा कस्टम यूनियन के अंदर। कहीं कोई भी जो है टैक्स टैरिफ को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कॉमन मार्केट बना लेते हैं। कॉमन मार्केट के बाद जो है अंतिम सीढ़ी होती है इकोनॉमिक मार्केट। तो कॉमन मार्केट में क्या होता है कि पूरा मार्केट में जैसे मान लीजिए कि सबकी कॉमन करेंसी हो गई, तो कॉमन करेंसी हो जाती है। हो जाने की वजह से क्या होता है कि साझा बाजार के तौर पे जैसे कोई मुद्रा का रेट घटेगा बढ़ेगा, मूल्यन करेंगे तो फिर जो है सारी चीज़ों का असर पड़ेगा। इकोनॉमिक मार्केट में क्या होता है कि इकोनॉमिक मार्केट में फिर उनकी पॉलिसी भी सबकी जो है आपसी सहमति से बनने लगती, पॉलिसी भी एक जैसी हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले होगा पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर होगा सीईसीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट, और कॉमन मार्केट के बाद इकोनॉमिक मार्केट। देख रहे होंगे आप सर्किल बड़ा होता चला जा रहा है। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन। तो पहला है कि यूरोपीय यूनियन के साथ में जो मुक्त व्यापार समझौता है वो हुआ नहीं है, उसी पे बातचीत चल रही है ना। दूसरा, आर्थिक संबंधों हेतु समझौते का सबसे निचला स्तर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जबकि सबसे उच्च स्तर कस्टम यूनियन होता है। अब आप देख चुके हैं अभी, तो कस्टम यूनियन नहीं होता है, सबसे उच्च स्तर जो है इकोनॉमिक मार्केट होता है। तो दूसरा गलत है, पहला भी गलत है। कितने कथन सही है? कोई नहीं सही है, दोनों ही गलत हैं। कल का हमारा आखिरी प्रश्न जो था देख लीजिए, निम्नलिखित में कितने कथन सही है? हाल ही में 2023 में ही गुजरात गांधीनगर में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक संपन्न हुई है। बिल्कुल सही है, अभी कल ही खत्म हुई है वो बैठक। और इस बार जो है क्रिप्टो करेंसी पर उसमें जो है गंभीर रूप से चर्चा हुई है, और क्रिप्टो करेंसी पर गंभीर रूप से चर्चा होने के साथ और भी जो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। कुछ 5 बिंदु भी हैं जो उसमें फाइनल किए गए हैं। ये न्यूज़ के लिए अभी देखिए हम या तो एडिटोरियल में इसको कोशिश करेंगे कि डेली आपको जो है इतना तो कम से कम कर ही दे कि थोड़ा बहुत सिनेरियो आपको पता रहे, या फिर जो है वीकली हम एक वीडियो आपको पूरे सप्ताह की न्यूज़ का लगभग, जिसमें मान के चलिए 10 से 15 से 20 न्यूज़ रहती है इंपॉर्टेंट, तो वो जो है शामिल रहेगी। और ज़्यादा उसमें हैवी न्यूज़ नहीं रखेंगे, नॉर्मली कि जिससे आपको सिनेरियो के बारे में आइडिया रहे। बाकी आप लोग जो है खुद इतने समझदार हैं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आप अपने आप से तय कर सकते हैं किसके डिटेल देखने चाहिए। दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो पहला जो है स्टेटमेंट सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 खंड 1 उन सभी सूचनाओं के प्रकार का वर्णन करता है जिन्हें सामान्य जनमानस को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो बिल्कुल सही है। तीसरा, फ्यूजो एक विषाणु है जो मानव शरीर में भी पाया जाता है तथा जानवरों में भी। संभावना है कि ये महिलाओं की प्रजनन संबंधी समस्याओं का भी कारक हो सकता है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस पर हम लोगों ने एडिटोरियल के दौरान डिस्कस किया था। चौथा स्टेटमेंट है, भारत व संयुक्त अरब अमीरात के मध्य व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता सेपा आ गया। देखिए, वर्ष 2023 में ही संपन्न हुआ है, जिसके तहत दोनों देश अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन कर सकते हैं। तो देखिए, व्यापारिक मुद्राओं में लेन देन जो है वो 2023 से अभी प्रभावी हुआ है, दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के बीच में साइन हुआ। और जो सेपा है ये 2022 मई में जो है साइन हुआ था,
तभी तो कहा जा रहा है कि उसके बाद ट्रेड बढ़ गया और अब जो है ट्रेड सरप्लस जो है वो यूएई की तरफ है, मीन्स यूएई हमें ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे चौथा कथन जो है ये गलत है, पहला सही था, दूसरा सही था और तीसरा भी सही था। तो 3 कथन जो है कुल मिलाकर के सही थे। इसके बाद चलते हैं आज के हमारे जो 5 प्रश्न हैं उनकी तरफ। 25वां दिन है आज हमारा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कितने कथन सही है। आज सारे जो है इसी पे डिपेंड है कितने कथन सही है। देखिए इसमें क्या होता है, कई सारे टॉपिक शामिल हो जाते हैं और क्या है कि डिस्कशन भी अच्छा खासा हो जाता है। काफ़ी आगे जब एक्सप्लेनेशन शामिल कर देंगे तब तो फिर जो है एक अलग ही लेवल पर डिस्कशन जाने लगेगा। बाकी देखिए हम आप लोगों को लेकर के इतना सीरियस रहते हैं तो आप भी सुनते समय जो है पर्याप्त गंभीर रहें, है ना, लापरवाही मत करिए, उसको टालने की कोशिश मत करिएगा। तो चलिए ठीक है, पहला, निम्नलिखित में कितने कथन सही है। पहला, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस सूचकांक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, ध्यान से देखिएगा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, सूचकांक मतलब सूचकांक को इंडेक्स कहते हैं, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्यात सुगमता को जांचने का एक व्यापक माध्यम है जिसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बताना है आपको सही है या गलत है। यह सूचकांक सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देता है। तीसरा है, इसके 4 प्रमुख मापदंड या स्तंभ हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं। चौथा, हिमालयी राज्य इस सूचकांक में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो कितने कथन सही है ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है अच्छे बनने लगे हैं ना, अब मैं खुद बना के डाल रहा हूँ तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है। तो इनसे मुंह चुराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। आप मुंह जिसने चुराने की कोशिश की तो आप समझिए कि आप अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। मुंह मत चुराइएगा, बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। आपको ज़रूरत पड़ती है दिमाग लगाने की, दिमाग लगाइए, क्योंकि देखिए आंसर तो हम अगले दिन डिस्कस कर ही ले रहे हैं, फर्दर हम एक्सप्लेनेशन भी शामिल कर देंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी इससे मुंह चुराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आप क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े हैवी हो रहे होंगे आप लोगों को। स्टार्टिंग हमने थोड़े आसान क्वेश्चन रखे थे कि ज़्यादा टफ ना हो जाए, हैबिट आ जाए। तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो बिल्कुल भी आप अपनी कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा, यही एक दिन आपकी ताकत बन जाएगा। तो देखिए 22वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। पहला, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की खेती हेतु, आज जो है जीएम मस्टर्ड पे आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो उसको लेकर के बना दिया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य फसलों की खेती हेतु सरकार द्वारा अभी तक 3 संसदीय समितियां गठित की जा चुकी हैं। दूसरा, भारत में अभी तक किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित कृषि फसल को खेती हेतु अधिकृत नहीं किया गया है। तीसरा, संकरण फसलें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का अग्रगामी रूप है, जबकि शाकनाशी सहिष्णु फसल को, शाकनाशी सहिष्णु मतलब आप समझ लीजिए हर्बिसाइड टॉलरेंट बोलते हैं एचटी क्रॉप्स को, ओके, जबकि शाकनाशी सहिष्णु फसल को केवल आनुवंशिक रूप से संशोधित करके ही पाया जा सकता है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित फसलों हेतु तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने एचटी फसलों को भारत में खेती हेतु उपयुक्त एवं तेल आयात प्रतिस्थापक के तौर पर स्वीकार किया है। तो इस तरीके से इन चारों कथनों में आपको बताना है कितने कथन सही हैं, ठीक है। 23वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कितने कथन सही है। देखिए पहला, भारत द्वारा वैश्विक रूप से रणनीतिक साझेदारी का पहला प्रस्ताव फ्रांस के साथ उसी वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था जिस वर्ष भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा, क्वाड प्लस सहभागिता पहल वर्ष 2020 में लाई गई थी जिसे नाटो के नाटो प्लस सहभागिता कार्यक्रम का हिस्सा माना जा रहा है। तीसरा, फ्रांस ऑकस, क्वाड प्लस, नाटो प्लस तीनों ही कार्यक्रमों या पहलों में सम्मिलित नहीं हुआ है। चौथा, होराइजन 2047 दस्तावेज ये सुनिश्चित करता है कि भारत फ्रांस के अन्य वैश्विक आधिकारिक क्षेत्रों में फ्रेंच पॉलिनेशिया को छोड़कर शेष का उपयोग कर सकता है, जिसमें रीयूनियन द्वीप सम्मिलित है। अब देखिए, अब क्वेश्चन हल्के नहीं रह गए, आप सीरियसली पढ़ के इनको करने वाले क्वेश्चन हैं। अब आप लाइटली नहीं ले सकते इसको, अब बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे करके इंटेंसिटी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाते ही जा रहा हूँ। तो इतने दिन में जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको आदत आ गई होगी क्वेश्चन पढ़ने की। स्टार्टिंग में सिर्फ इसलिए थोड़ा हल्का रख रहे थे कि आपको आदत हो जाए। 24वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में कितने कथन सही है। पहला, प्रवर्तन निदेशालय हेतु बाध्यता है कि वह किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में गिरफ्तार कर सकता है जबकि उसके पास विधेय अपराध का युक्त प्रमाण हो, मीन्स रीजनेबल हो। युक्त मतलब है ना, विधेय अपराध मतलब प्रेडिकेट ऑफेंस।
दूसरा, धन शोधन की रोकथाम अधिनियम 2002 प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति देता है कि गिरफ्तारी से पूर्व भी वह किसी व्यक्ति को इंक्वायरी हेतु बुलावा भेज सकती है। तीसरा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी विधेय अपराध में लिप्त व्यक्ति का रिकॉर्ड, बयान या कथन न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। किसी राज्य पुलिस के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। चौथा, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना का मूल वर्ष 1956 में निहित है। तत्काल ये संस्था वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन कार्यरत थी, परंतु अब गृह मंत्रालय के अधीन है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। ठीक है, अब उसके बाद अंतिम और आज का 5वां प्रश्न है, जो कि टोटल श्रृंखला का 25वां प्रश्न है। इसकी देखिए, जब 100 प्रश्न हो जाएंगे तब हम पूरी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, लिंक भी दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं? देखिए, पहला, नमदा कला भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऊन की बुनाई द्वारा सर्दियों से संबंधित गर्म रखने वाले कपड़ों या वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उन्हीं मापदंडों का उपयोग किया जाता है जो वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक में सम्मिलित होते हैं। तीसरा, रूस की मुख्य भूमि और क्रीमिया द्वीप को जोड़ने वाली जल संधि को कर्च के नाम से भी जाना जाता है और क्रीमिया द्वीप यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, जिसका एक भाग पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। प्रयास करेंगे कि कल हम इसमें कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी जोड़ें। अभी आज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, तो जो इसे देख रहा है वीडियो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आज से देखना शुरू करिए। धीरे धीरे करके नॉलेज का आपका जो है लेवल बढ़ता ही जाएगा। देखिए, एक साथ जो है सारी चीज़ें आप देख भी नहीं सकते, इसलिए अगर एक रेगुलर वे में आप फॉलो करेंगे तो अपने आप चीज़ें जो है आपके अंदर बदलेंगी। दूसरी बात ये कि जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। आपको खुद कुछ समय बाद अपने अंदर अंतर समझ में आएगा, अपने बौद्धिक स्तर में अंतर समझ में आएगा, अपनी पढ़ाई के तरीके में अंतर समझ में आएगा और बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होगा आपके ऊपर। लगातार अभ्यास करते रहना। और अगर जो है ये वीडियो आपको पसंद है और आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और आपका कोई दोस्त है तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, अभी क्या है कि इनिशियल फेज़ में थे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे करके प्रयासों का स्तर जो है और गहरा और बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।